हेलो बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का सबसे लास्ट, नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद, इस टॉपिक के बाद सॉल्यूशन चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर बचेगा केवल इसका न्यूमेरिकल, जो करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। पहले जानते हैं कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो आप ध्यान से देखना, जैसे कोई चीज नॉर्मल नहीं होता है तो हम उसे एबनॉर्मल बोल देते हैं। जैसे किसी आदमी का शरीर का जो टेम्परेचर है, जितना रहना चाहिए उतना ही है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो नॉर्मल है। लेकिन जब टेम्परेचर शरीर जो है ज़्यादा गर्म है तो बोलेंगे नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। या जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ठंडा है तो बोलेंगे कि ये भी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो ये चीज़ तो हुआ नॉर्मल और एबनॉर्मल। मॉलिक्यूलर मास आप समझ रहे हो, व्हाट इज एबनॉर्मल। जैसे आप ध्यान से इधर समझना, हम जो सॉल्यूशन बना रहे थे तो सबसे पहला वीडियो लेक्चर में हम आपको बताए थे, आप देखना सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पे जाके सर्च करें डीके चंदन, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें सबसे पहला वीडियो जो है वहां देखना आप। हम बताए थे जो सॉल्यूट लेते हैं वो दो प्रकार का हो सकता है, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे हमारे पास साल्ट हो गए NaCl, KCl, AlCl3, या फिर कोई एसिड हो गया H2SO4, या फिर कोई हमारे पास बेस हो गया NOH का होल थ्राइस, ये सब। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जैसे शुगर हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब ये दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोलाइट हम आपको बताए थे कि वैसे सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में मिलाने के बाद आइदर डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी को भी NaCl, KCl, AlCl3, इनमें से किसी को भी जब हम सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो हो सकता है कि ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर लें, या ये भी हो सकता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर ढेर सारे छोटे छोटे आयंस का निर्माण कर लें। दिस इज कॉल्ड, जब ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल का निर्माण करता है तब हम इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। इसका मतलब हुआ कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जब हम सॉल्वेंट में इन्हें मिलाते हैं तो एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है। अब इसके वजह से होगा क्या, तो ध्यान से देखना। मान लो हम सॉल्वेंट में NaCl को मिलाएं, तो NaCl मिलाने के बाद ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया। तो हुआ क्या कि पहले हम एक मॉलिक्यूल लिए थे और डिसोसिएशन के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद ये कितने आयंस में कन्वर्ट हो गया, दो आयंस में। तो अब आप बताओ, हम जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चारों के चारों नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगा। अगर इनकी संख्या घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी घटेगा। तो आप यहाँ पे देखो, डिसोसिएशन के बाद और सॉल्वेंट में मिलाने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है, तो इसके वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ओके। और हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये, अब चाहे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उठा के देख लो। आप देखो, हम लोग पढ़े थे पाई इक्वल टू CRT जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए था, तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू
C जो था कंसंट्रेशन था, मोलरिटी, तो Na/VRT मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल के जगह पे हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू WA/Ma सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, V और RT। तो आप देख लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा। इसका मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नॉर्मल वैल्यू से या तो अधिक होगा या फिर कम होगा। जब यहाँ पे डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, और एसोसिएशन होगा, बहुत सारे ऐसे एसिड बेस होते हैं जो उसके 2-3 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज किया, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज किया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगा और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल ये निकला कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इन सब को जब हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो ना इनका एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है, मींस ना तो ये टूटते हैं ना जुटते हैं। तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल हम मिलाते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद भी उतना ही रह जाता है, तो इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण इनकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, जिसके वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल पे प्रभाव पड़ता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से चेंज हो जाता है, जिससे हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होने के कारण सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, देखो आप इसको समझो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मींस नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है बच्चों, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का डिफिनेशन लिखा हुआ है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जब हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, मींस या तो साल्ट हो या एसिड हो या बेस हो, molecular mass of the solute which are inversely proportional to the colligative property। molecular mass हम पहले ही लिख दिए inversely proportional है colligative property का, must have different value from their normal value। तो होता क्या है कि in case of electrolytic solution molecular mass of solute जो होता है वो इसके original value से different आता है। These are abnormal in nature, मीन्स नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल हो गया, या तो बढ़ गया या घट गया, आर कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसे लिख लो, और कौन कौन लिखना है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। आप लिख लो यहां से यहां तक, जल्दी से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बच्चों हमारे पास सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट था, इसका दो केस था, एक या तो सॉल्वेंट में मिलाने के बाद एसोसिएट होगा या फिर डिसोसिएट होगा। मतलब या तो 2-3 मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा, या फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर ढेर सारे छोटे मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। तो हम पहला केस देखते हैं, इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालो, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH, इसका हम ले लिए 2 मॉलिक्यूल,
और जब हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं बच्चों, तो होता क्या है कि एसिटिक एसिड का दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक डाइमर का निर्माण कर लेता है, मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेता है। हम इसे बोलते हैं डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल के मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना। तो ये बनता कैसे है, ध्यान से देखना। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका फॉर्मूला होगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड। दूसरा एसिटिक एसिड होगा CH3OH डबल बॉन्ड O। ये दूसरा एसिटिक एसिड हो गया। और हम जानते हैं कि जब भी कोई हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ आता है, फन आपको हम बताए हैं पहले भी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और कोई भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, जैसे इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत अधिक है, तो जो कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन है, साझे का इलेक्ट्रॉन है, वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया चार्ज्ड हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ भी होगा, यहाँ भी डेल्टा प्लस आएगा। तो इस तरह का हाइड्रोजन जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो एसिटिक एसिड होता है, इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, इसे बोलते हैं डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। लेकिन इसके वजह से हुआ क्या बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज ये हुआ कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब बताओ क्या हो गया, पहले हमारे पास दो मॉलिक्यूल थे एसिटिक एसिड के, एसोसिएशन के बाद कितना हो गया, एक हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बच्चों डिक्रीज किया, घटा। और हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगा, घटेगा। और हम ये भी जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो आप ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से अधिक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और जब नॉर्मल वैल्यू से अधिक हो गया तो इसे ही हम बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस। ओके, तो आप इसे कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। तो आओ अब देखते हैं दूसरा केस, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसमें क्या होगा, जैसे देखो हम कोई एक मॉलिक्यूल ले लिए AB, और जब इसका सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट होकर दो आयंस का निर्माण कर रहा है, A+ एंड B-। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम आपको बताए थे NaCl, ये भी क्या होता है Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। तो बताओ बच्चों, पहले हम लोग कितना मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल, और डिसोसिएशन के बाद ये कितना मॉलिक्यूल बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल। और भी हो सकता है, जैसे हम ले लिए AlCl3, यहाँ पे क्या होगा कि ये डिसोसिएट होगा, 3 यहाँ पे जाएगा, 1 यहाँ पे जाएगा, Al3+ प्लस 3Cl-। ये आयंस को ब्रेक करना बताया है आपको हम पहले। तो ये डिसोसिएट हो गया, पहले एक मॉलिक्यूल था, अब 3 और 1 4 आयंस हो गया। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सबसे पहला चीज, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 से 2 हो गया, 1 से 4 हो गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेगा।
जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो वी नो दैट कि मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो आपने देखा कि अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा था, और जब सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज कर रहा है। यानी बोथ केस में जो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से अलग है, तो इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और ये कब होता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो लिख लीजिए इसे। क्लास में मोबाइल चलाने वालों, आज तुम्हारे मोबाइल में क्लास चल रहा है तो ध्यान से इधर देखो। अगला टॉपिक है हमारा वान टॉप फैक्टर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब ये वान टॉप फैक्टर क्या है, तो देखो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अब हमारे पास होगा वो दो अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे अगर हमारे पास सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू जो होगा वो अलग आएगा, उसका कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दोनों जो होगा सेम होगा। चाहे आप थ्योरेटिकल निकालो या एक्सपेरिमेंटल निकालो, दोनों वैल्यू सेम आएगा। क्योंकि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो वहां पे ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन, तो जितना वैल्यू मानकर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी उतना ही होगा। लेकिन अगर हम जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले लेते हैं तो इस स्थिति में या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन। तो हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो तो हम ये मानकर चलते हैं कि सॉल्यूट का सॉल्यूशन में ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब जितना सॉल्यूट का पार्टिकल हम मिलाएं उतना ही मानकर कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि या तो वो डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है। इन दिस केस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है बढ़ या घट जाता है, तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है चेंज हो जाता है। तो इस चेंज को ज्ञात करने के लिए कि कितना चेंजिंग आ रहा है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कितना वेरिएशन आ रहा है, इसे कैलकुलेट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्ञात करने के लिए कि जो हम सॉल्यूट मिलाए हैं उसका एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है क्या हो रहा है, ये फाइंड करने के लिए वान टॉप ने एक फैक्टर दिया जिसे हम बोलते हैं वान टॉप फैक्टर। तो आप ध्यान से देखो, वान टॉप हैज इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर नोन एज वान टॉप फैक्टर डिनोटेड एज आई। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से, टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नेचर को पता करने के लिए, उसके गुण को पता करने के लिए कि उसका एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा, वान टॉप ने एक फैक्टर दिया जिसे हम वान टॉप फैक्टर कहते हैं। तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, तो देखो एकदम सिंपल है। वान टॉप फैक्टर इक्वल टू होगा एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर आप इसको इसी को दूसरे टर्म में लिख सकते हो, I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर इसी को आप नेक्स्ट टर्म में लिख सकते हो, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब हुआ बच्चों कि वान टॉप फैक्टर जैसे हम
क्या करेंगे कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्ञात किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब एक जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, या डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो एक जो फार्मूला से निकलेगा उसे हम बोलेंगे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट से निकाला जाएगा उसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वही हमें डिफाइन करके देगा वांट ऑफ फैक्टर को। या फिर आप बोल सकते हो एबनॉर्मल को ही क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड बोलेंगे। ऑब्जर्व मतलब जो पर्यवेक्षित किया हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हमें पता चला, और कैलकुलेटेड वही हो गया थ्योरेटिकल जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उससे काउंट करेंगे। तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हम ये भी जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन केस क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बाई नॉर्मल है तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म में नॉर्मल बाई एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ये फार्मूला हुआ हमारा किसका, वांट ऑफ फैक्टर ज्ञात करने का। अब यहाँ पे आई का 3 वैल्यू आ सकता है। एक, यदि आई इक्वल टू 1 आ जाए तब हम क्या समझे, आई आपका लेस देन 1 आ सकता है, और आई जो है ग्रेटर देन 1 आ सकता है। तो आप यहाँ पे समझना कि जब i इक्वल टू 1 आ रहा है तो नो एसोसिएशन, यहाँ पे नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। नो डिसोसिएशन मतलब सॉल्यूट का ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था जिसका ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। लेकिन I इज लेस देन 1 हुआ, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट का एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन हो गया। और जब I इज ग्रेटर देन 1 आया इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो गया। I लेस देन 1 का मतलब कि ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, और I इज ग्रेटर देन 1 का मतलब कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर ढेर सारे मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है। तो दिस इज द वांट ऑफ फैक्टर। आप कॉपी करो, फिर यहां से बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक चीज और, यहां से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्योंकि एबनॉर्मल तब होगा जब या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर ही तो डिपेंड करता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट पार्टिकल का जो नंबर होगा और डिसोसिएशन के पहले जो नंबर होगा उससे भी हम आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसका यूज भी करेंगे। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ये क्या बल्ला है भाई। तो देखो, द फ्रिक्शन of solute particles the friction of electrolyte undergoing association or dissociation in the solution is called डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब इसका मतलब क्या है, तो इससे पहले हम इसका फार्मूला लिख देते हैं फिर समझाएंगे इसका मतलब। तो अगर आपको ज्ञात करना हो नंबर ऑफ एसोसिएशन और देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो अगर आपको नंबर ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करना है अल्फा,
तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स number of moles of the electrolyte associated by total number of moles of electrolyte और नंबर ऑफ अगर आपको निकालना है तो बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है तो ध्यान से समझना द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन यानी जितना सॉल्यूट पार्टिकल हम लिए हैं उसमें से उसका जितना भाग एसोसिएशन या डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है भाग लेता है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन और इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या फिर अगर आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको समझाते हैं हम एक एग्जांपल से ध्यान से देखो आप लोग इधर मान लो कि हमारे पास पहले से 100 लड्डू है कितना लड्डू 100 लड्डू हाँ मिलने वाला नहीं है कुछ चुपचाप देखो इधर 100 लड्डू और 100 लड्डू में से क्या हो रहा है कि 60 लड्डू का डिसोसिएशन हो रहा है 100 में से 60 लड्डू का क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनडिसोसिएटेड लड्डू कितने हैं तो अनडिसोसिएटेड लड्डू हो जाएंगे हमारे पास 100 माइनस 60 जिनका डिसोसिएशन नहीं हो रहा है और कितने लड्डू हैं जिनका डिसोसिएशन हो रहा है 60 लड्डू का डिसोसिएशन हो रहा है। अच्छा अब डिसोसिएशन कैसे हो रहा है तो मान लो कि एक लड्डू जो है टूटकर 4 छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण कर रहा है। तो बताओ एक लड्डू से 4 लड्डू बन रहा है 4 टुकड़ा बन रहा है तो 60 लड्डू से कितना टुकड़ा बनेगा 240 बनेगा। तो डिसोसिएशन के बाद जो हो गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास कितना हो गया तो ए हो गया अनडिसोसिएटेड और प्लस डिसोसिएटेड कितना हो गया 240 ठीक है। तो ए जो हो गया नंबर ऑफ डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 240 और टोटल कितना था 100 लिए थे तो इतना बाई इतना को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओके। और फिर आगे इसी का यूज करके समझाते हैं आपको।
अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, और यही जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से मेंस और एडवांस में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखना। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, दो केस था हमारे पास, एक सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन और दूसरा सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन। तो हम लोग देखते हैं पहला केस, आप पे लगा दफा केस 1 का। In case of association, in case of एसोसिएशन में क्या हो रहा था बच्चों, जैसे मान लो कि हमारे पास किसी सॉल्यूट पार्टिकल का n मॉलिक्यूल है, और जब हम इसे सॉल्वेंट में मिलाएं तो सॉल्वेंट में मिलाने के बाद A जो हो गया एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिया, यानी n मॉलिक्यूल जो थे सब मिल के और एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिए। और हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो इसका मोल था 1 मोल था, और हम ये मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन वो इसका अल्फा है। अल्फा मॉलिक्यूल जो है एसोसिएशन में भाग ले रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो अनएसोसिएटेड रहेंगे, तो हमारे पास टोटल थे 1 मोल, और 1 में से अल्फा का एसोसिएशन हो रहा है, तो अनएसोसिएटेड कितने रह जाएंगे, 1 माइनस अल्फा, अनएसोसिएटेड ये तो हो गया अनएसोसिएटेड, और अल्फा जो है एसोसिएशन में भाग ले रहा है। तो बच्चों बताओ, अभी हम लोग पीछे एग्जांपल आपको दिए थे हम कि 60 लड्डू है जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन में भाग ले रहा है। अभी हम केस पढ़ रहे हैं एसोसिएशन, तो मान लेते हैं कि 4 लड्डू मिलकर एक लड्डू का निर्माण कर रहा है, तो 60 लड्डू से टोटल कितना लड्डू बनेगा, 60/4 यानी 15 लड्डू बनेगा। उसी तरह देखो n मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, तो अल्फा मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, अल्फा बाई n। ये हो गया एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो गए अल्फा बाई n। तो टोटल नंबर्स ऑफ टोटल नंबर आफ्टर एसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हुआ बच्चों, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। तो यहां से अल्फा कॉमन करो, 1 प्लस अल्फा कॉमन 1 बाई n माइनस 1। कैसे, 1 प्लस अल्फा कॉमन 1 बाई n, और यहां से अल्फा कॉमन तो माइनस 1। तो ये हो गया एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल। और हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अभी भी बताए थे, आफ्टर एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। कोई दिक्कत, एसोसिएशन। तो अब आप देखो I इक्वल टू एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हुआ, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई n माइनस 1, और एसोसिएशन के पहले हम कितना लिए थे, 1 मोल लिए थे, तो 1 हो गया। 1 को इधर ले आओ तो I, फिर इस 1 को इधर ले आओ तो -1 इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाई n माइनस 1। तो बच्चों अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा I माइनस 1 बटा 1 बाई n माइनस 1। This is the relation between alpha and I in case of association। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल मेंस में पूछे जाते हैं, आप इसे कॉपी कर लो। तो अब हमारा बच गया दूसरा केस, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, जैसे देखो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल था जो n मोल से बना था, n पार्टिकल से बना था, और ये सॉल्वेंट में डिसोसिएट होके n छोटे छोटे पार्टिकल का निर्माण करता है।
तो फिर यहाँ पे हम अभी मान लेते हैं इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं 1 मोल से, और मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका भी कितना है बच्चों, अल्फा। तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा। अल्फा का डिसोसिएशन हो रहा है तो अनडिसोसिएटेड कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा। और चूंकि अल्फा जो है इसका डिसोसिएशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल टूट के एन मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है, तो अल्फा टूटेंगे तो कितने का निर्माण होगा, एन अल्फा का निर्माण होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आप देखो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा कॉमन कर लें, एन माइनस 1, यहां से अल्फा अल्फा कॉमन किए, एन माइनस 1 हो गया। तो अब बताओ, चूंकि हम जानते हैं I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके, तो होगा क्या, I इक्वल टू डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 बाई डिसोसिएशन के पहले 1 मोल लिए थे हम लोग, तो 1 को इधर ले आइए, I और 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I माइनस 1 बाई एन माइनस 1। इन दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड I इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी कॉपी कर लो। अब हमारे पास वांटो फैक्टर निकलने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का 2 फार्मूला होगा। एक वैसे सॉल्यूट के लिए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिनका यूज अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, और अब जो नया फार्मूला निकल के आएगा वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसमें सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। और इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं कि जो वांटो फैक्टर होता है उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले में ऐड कर देते हैं, तब हम एबनॉर्मल वैल्यू जो होता है उसका सही मान कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इधर लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। और तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था हमारा पाई इक्वल टू CRT, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे फार्मूला जो हम लोग ड्राइव किए थे वो सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए था, जिसमें सॉल्यूट शुगर, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज इस तरह के होते हैं जिनका ना तो एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन। लेकिन जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेते हैं जैसे एसिड, बेस और साल्ट, तब क्या होता है कि हमारा फार्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो होता ही है, साथ में आ जाता है वांट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे हम I को ऐड कर देते हैं एबनॉर्मल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसी तरह दूसरा हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF इक्वल टू हमारा हो जाएगा I इंटू KF इंटू M, एंड पाई इक्वल टू हो जाएगा ICRT। तो ये सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। हमारा चैप्टर हो गया समाप्त।
थोड़ा मोड़ा जो टॉपिक बचा हुआ है उसको आगे वीडियो में हम बताएंगे। अब बच गया इसका न्यूमेरिकल, तो अगले वीडियो में हम लोग मेंस, एडवांस और नीट सबका बारी बारी से न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो 2-3 वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स का भी, सारे कंपटीशन का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। दूसरी चीज कि आगे का जितना भी वीडियो होगा वो सब मेरे चैनल IIT गुरुकुल पर आएगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं।